हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग एडीओ के लिए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा जी आए हैं इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, महात्मा जी के साथ बहुत से लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा जी का बड़प्पन है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आप लोगों को कि सम्मान प्रकट करना होता है तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है महात्मा जी आए हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के विकारी शब्दों के जिस रूप से एकत्व और बहुत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इस कथन से आप ऑप्शन नंबर ए सहमत हैं, ऑप्शन नंबर बी असहमत है, ऑप्शन नंबर सी कुछ कुछ सहमत है, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण असहमत है। बताइए। बिल्कुल करेक्ट, आप लोग बिल्कुल सहमत है, क्योंकि देखिए हम लोगों को पता है कि संज्ञा के विकारी शब्दों के जिस रूप से एकत्व और बहुत्व का जो है वो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसू शब्द किस वचन में प्रयुक्त होता है? तो बताइए, आंसू शब्द जो है वो किस वचन में प्रयुक्त होता है? आंसू। तो याद रखिएगा, आंसू जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो आंसू होता है वो बहुवचन होता है और बहुत से लोग मानते हैं एक वचन होता है। हालांकि आंसू का जो यूज होता है वो एक वचन वाले सेंटेंस में भी होता है और बहुवचन वाले सेंटेंसेस में भी होता है। लेकिन जनरली अगर एग्जाम में आता है और ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें दोनों का ऑप्शन नहीं है, जैसे मान लीजिए जिसमें बोथ का ऑप्शन रहता तो आप बोथ लगा सकते थे, बट दोनों का ऑप्शन ना हो तो आप लोग बहुवचन पे टिक करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? बताइए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाना हो तो क्या लगाते हैं? थ्योरी क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताई है कि दीर्घ स्वर को हर्ष्व करके या का प्रयोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान काल उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है वर्तमान काल? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए मोटर चलती है, ऑप्शन नंबर बी राम ने किताब खरीदी। ये यहाँ छिप गया है, राम ने किताब खरीदी। फिर है मैंने खाना खाया और राम गया है। बताइए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, वर्तमान काल उदाहरण नहीं है, मैंने खाना खाया। ऑप्शन नंबर सी, ये वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है क्योंकि वो तो खा चुका है ना, ये तो खा चुका है, ये तो पास्ट में चला गया क्योंकि इसने तो खा लिया है। अगला देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए सीता खेल रही होगी, ऑप्शन नंबर बी मोटर चल रही होगी, ऑप्शन नंबर सी वे आए हैं, ऑप्शन नंबर डी बालक जो है वो खा रहा है। ठीक है, अब बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, सीता खेल रही होगी। मतलब वो श्योर नहीं है कि खेल रही है कि नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, मतलब इस पे डाउट है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अब बताइए ये क्या है? सामान्य भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है या फिर हेतु हेतु मद भूतकाल है? यहाँ पर ये भूतकाल लिखा हुआ है, बताइए क्या है ये? बिल्कुल करेक्ट, ये पूर्ण भूतकाल है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया गया है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो कथन हम लोगों को पता भी है कि श्री कृष्ण ने क्या कर दिया है? कंस को मारा, यानी मार दिया है। ये देखिए, राम मेहनत करता तो पास हो जाता किसका उदाहरण है? बताइए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या फिर तीनों? तो याद रखिएगा कि राम मेहनत करता तो पास हो जाता, यानी कि वो क्या हो गया है? वर्तमान में फेल हो गया है, इसीलिए उस पर बोला जा रहा है कि राम मेहनत करता तो पास हो जाता। मतलब ये घटना घट चुकी है, यानी कि यह जो है वो भूतकाल का सेंटेंस है। आगे देखिए, भविष्य काल का उदाहरण नहीं है। बताइए भविष्य काल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वह स्कूल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगता है राम कल आएगा, आप बुलाते तो मैं वह अवश्य आता। ऑब्वियस सी बात है, आता। ठीक है, ये भविष्य काल के बारे में नहीं है। भविष्य काल में
आप लोगों को पता होगा गा, गे, गी इत्यादि लगते हैं ना। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या लिखा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बताइए, याद रखिए कि जो बुढ़ापा है वह भी क्या है, एक प्रकार का अभिशाप है, यानी कि श्राप है। तो इस तरीके से इसमें बोल रहा है इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, बुढ़ापा। बुढ़ापा का संज्ञा क्या होगा बताइए, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा होगा, मैंने थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है। बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है। क्यों, याद रखिए कोई भी विशेषण युक्त शब्द, ये जो बुढ़ापा है वो बेसिकली एक विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण युक्त शब्द जो होते हैं उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। याद रखना है इस बात को, ताकि कोई भी अगर विशेषण युक्त शब्द आ जाता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि वो भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। अब बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी है जिसमें कि विशेषण है, विशेषण युक्त शब्द। तो शत्रु से बना शत्रुता ये विशेषण युक्त शब्द है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अपराध, ऑप्शन नंबर बी अध्याय, ऑप्शन नंबर सी स्वदेश, ऑप्शन नंबर डी स्थापना। तो याद रखिएगा कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है स्थापना। स्थापना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए एक और बात याद रखिए, जो अपराध होता है जिसको आप क्राइम बोलते हैं, क्राइम पुल्लिंग शब्द है। अध्याय, अध्याय जो होता है या फिर अध्ययन, दोनों ही क्या है, पुल्लिंग है। स्वदेश यानी इंडिजिनस ये भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इस स्थापना को आपको याद रखना है कि स्थापना जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखिए पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। दूसरा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा और फिर हो जाता है भाववाचक संज्ञा। याद रखिएगा, यानी 5। ऑप्शन नंबर बी 5। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताइए कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना हो जाएगा। क्यों ये व्यक्तिवाचक हुआ, मैंने देखिए थ्योरी में मैंने बताया था कि जो व्यक्ति के नाम होते हैं या फिर देश के नाम होते हैं या फिर नदियों के नाम होते हैं या शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सारे जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तभी याद होगा। कौन कौन से नाम, व्यक्तियों के नाम, देश के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम इत्यादि क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा पटना इलाहाबाद, ये क्या है, तो ये याद रखिएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। मान लीजिए लिखा रहेगा रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ किसका एग्जाम्पल है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इस बात को याद रखना है। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि कौन सा जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, जो जातिवाचक संज्ञा है वह नहीं है ऑप्शन नंबर सी सुंदर। तो बताइए सुंदर किस प्रकार का जो है वो संज्ञा है। तो याद रखिए सुंदर बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बतला रहा है। जहां पे विशेषता बतलाएगा वहां क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिकली गुण बता रहा है ना, तो जहां पे गुण बताएगा वहां पर भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जहां भी विशेषण आपको दिखेगा वहां भाववाचक संज्ञा होगा। मैंने पहले बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, बताइए कौन सा नहीं है। तो याद रखिए मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा, बताइए, ये भी बताइए। मैंने ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको थ्योरी क्लास में दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे खुद बताएंगे कि मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं है, चतुराई, लड़ाई और उतराई क्यों है। फिर देखिए जातिवाचक संज्ञाएं बताइए, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। मैंने बताया जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सा होता है। मान लीजिए कि जो भी मनुष्य होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, पशु पक्षी या फिर कोई वस्तु का नाम, व्यवसाय का नाम, पद का नाम, ये क्या आ जाएंगे,
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़का, क्योंकि मैंने बताया मनुष्य जितने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ सेना जरूर लिखा है, लेकिन सेना के पद का नाम नहीं लिखा। अगर पद का नाम लिखता ना तो यह भी क्या हो जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ कर्नल लिखा होता, कर्नल लिखा होता तो ये क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा हो जाता। और दुख तो भाववाचक संज्ञा है, ऑब्वियस सी बात है। और जैसे देखिए व्यक्तियों का नाम, जैसे यहाँ श्याम, राम या सीता या फिर कुछ भी लिखा हुआ होता जो कि नाम होता, तो नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। इसको एकदम रट लीजिए, ठीक है। मैंने थ्योरी क्लासेस में इतना अच्छे से संज्ञा पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसको देख लेंगे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? पहला हो जाएगा क्रुद्ध या फिर क्रोध या फिर क्रोधी या फिर क्रोधित। बताइए तो कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है? तो याद रखिए क्रोध जो है वो संज्ञा शब्द है। फिर उसके बाद देखिए आंसू का बहुवचन क्या होगा? बताइए तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो याद रखिए कि आंसू का जो बहुवचन है वो आंसू ही होता है। आप अगर गूगल में भी देखेंगे तो वह भी यही आंसर देता है। और मैंने बताया भी है कि आंसू जो है बेसिकली एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बताइए तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर बी जड़ता, ऑप्शन नंबर सी घटना, ऑप्शन नंबर डी दया। तो ये क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। जैसे हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संबोधन कारक, क्योंकि संबोधित कर रहे हैं ना प्रभु को, भगवान को, कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो याद रखिए लड़कपन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। फिर देखिए सच्चरित्रता। सच्चरित्रता जो है वो किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रता जो है वो किस मूल शब्द से बना है? वह बना है बी चरित्र शब्द से। किससे बना है? चरित्र शब्द से सच्चरित्रता बना है। ये पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जैसे देखिए कौन सा शब्द जो है वो बहुवचन है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण जो है वो बहुवचन है, याद रखिए। जैसे आंसू बहुवचन होता है ना, वैसे ही प्राण, आपको लगेगा प्राण तो एक वचन लग रहा है, लेकिन वह बहुवचन होता है। बाकी सारा जो माता, लड़का, किताब है ये एक वचन है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखिए कपट। कपट जो है वो पुल्लिंग है। सुंदरता, निद्रा, मूर्खता ये स्त्रीलिंग है, लेकिन कपट जो है वो पुल्लिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो याद रखिए गिदड़िन, गिदड़नी, गीदड़ी, गिदड़िया। बताइए तो क्या होगा? 17 का हो जाएगा सी, गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गीदड़ी। आगे देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? बताइए किस वाक्य में अपादान कारक है? तो याद रखिएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है कि राम ने रावण को तीर से मारा। तीर से मारा। फिर है मोहन ने अब सहा नहीं जाता, सॉरी मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से, यहाँ अलगाव का भाव जहाँ होता है वहां पर अपादान कारक होता है। अलगाव का भाव जहाँ होता है वहां क्या होता है? अपादान कारक होता है। फिर देखिए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो याद रखिए कि हिंदी में शब्दों का जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? बताइए। बिल्कुल करेक्ट, संज्ञा के आधार पर होता है। आगे देखिए, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? बताइए संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है वह क्या कहलाती है? बिल्कुल करेक्ट, विशेषण कहलाती है। इसमें लिखा है ना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोलते हैं। फिर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? समटाइम्स ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? याद होना चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं बताइए? गुणवाचक विशेषण बिल्कुल सही, परिमाणात्मक विशेषण बिल्कुल सही, सार्वनामिक विशेषण
और एक होता है संख्यावाचक विशेषण। मैंने विशेषण की अलग से क्लास भी ली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। बताइए, पहला हो गया भलाई, सेकंड है मिठास, फिर है थोड़ा और फिर है स्वयं। इसमें विशेषण कौन सा है ये बताइए। बिल्कुल करेक्ट, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए। विशेषण कौन सा है इसमें? देखिए, कहीं पर इसका आंसर जो है वो थोड़ा दिया हुआ है और कहीं पे इसका आंसर मिठास दिया हुआ है, बट थोड़ा ही इसका आंसर होगा, ठीक है। गूगल के हिसाब से उसका जो आंसर होगा वो होगा थोड़ा। बाकी अगर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। फिर देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण है? तो याद रखिए, विशेषण है सच्चा। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। जैसे कुछ, कुछ क्या है? विशेषण है, उसका क्या करना है? भेद छाटना है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल करेक्ट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि देखिए, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ मतलब कितना भी अमाउंट हो सकता है ना, कितना भी उसकी क्वांटिटी हो सकती है कुछ, तो इस वजह से उसको बोल सकते हैं कि वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो याद रखिए, इसमें से गुणवाचक विशेषण है नया। नया कहीं ना कहीं किसी चीज की विशेषता ही बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए 27 नंबर। मात्र या फिर खर्च या फिर निपट या फिर चुपचाप। निपट, निपट आपके व्यवहार के बारे में बेसिकली बता रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं गुण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? बिल्कुल करेक्ट, मानवीय। फिर देखिए, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा बताइए। तो देखिए, उत्कर्ष का विशेषण होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट। आगे देखिए, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से किस प्रकार का विशेषण बनेगा? या तो आदरकारी, ऑप्शन नंबर बी, आदर पूर्वक, ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, आदरणीय होगा। आदरणीय, आप लोग लिखते हैं ना आदरणीय मैडम जी, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर देखिए, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक। बताइए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, संस्कृति का होगा सांस्कृतिक। फिर देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। संस्कृत में तो आप लोगों को मैंने बताया था ना, संस्कृत में कितने प्रकार के होते थे? संस्कृत में 3 प्रकार के होते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन वही हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? मतलब दही में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसक लिंग? बताइए। बिल्कुल करेक्ट, दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है? पहला उत्साह, दूसरा चक्रव्यूह, तीसरा मृत्यु, चौथा संकल्प। याद रखिएगा, मृत्यु, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अलावा उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प जो है वो पुल्लिंग है। फिर देखिए, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, बालिका, बाला, बाली। बताइए। बिल्कुल करेक्ट, बाला। फिर देखिए, और बालक का होता है बालिका, लेकिन बाल का बाला होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ऑप्शन नंबर बी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऑप्शन नंबर डी, मुझे इस बैठक की सूचना ही नहीं थी। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें जो है तेरे को लिखा है ना, मैं तुमको, ये जो है वो शुद्ध होता, लेकिन तेरे को जो है ये अशुद्ध सर्वनाम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष है, मुझे। फिर उसके बाद देखिए,
सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल 6 प्रकार होते हैं। बताइए कौन-कौन से होते हैं सर्वनाम के प्रकार? देखिए, नोट कर लीजिए। पहला हो जाएगा सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और फिर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। और देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हो जाएंगे, जिसमें कि एक उत्तम पुरुष आता है, एक मध्यम पुरुष आता है और एक अन्य पुरुष आता है। मैंने ये वाला पढ़ाया है, ठीक है। उत्तम पुरुष में हो जाता है मैं और हम, ठीक है। और मध्यम पुरुष में हो जाएगा तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष में हो जाएगा वह, वे, यह। तो उत्तम पुरुष में बेसिकली मैं और हम आएंगे, तो उसमें बेसिकली मुझे भी तो उसी में आएगा ना, मैं या मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग तो अच्छे बच्चे, आप लोग याद भी रखेंगे। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो याद रखिए, क्या, कुछ, कौन निश्चयवाचक नहीं है, संदेहवाचक हो जाएगा। निश्चय है यह। फिर इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, वह या कोई। तो कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आई होप कि आपको आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।